इज, जैसे अगर कभी ऐसा तुम्हें दिया रहा है कि 3 क्वांटिटीज हैं ए प्लस बी प्लस सी, इसका सम अगर मान लो कि 33 है, तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, क्या होगा बोलो। तो इसमें जैसा कि हमने लास्ट टाइम ये कभी कभी क्लास में डिस्कस किया है चाहे नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो अगर ए प्लस बी अगर 10 है या 20 है, और इंटीजर अगर मान के चलें फिलहाल के लिए, तो अगर हम ए और बी को जितना दूर दूर रखेंगे, जैसे मान लो कि ए को 19 और बी को 1 रखेंगे, तो ए इंटू बी जो है वो तुम्हारा 19 होगा, और फिर 15 एंड 5 रखेंगे तो ये तुम्हारा 75 होगा। मतलब जैसे जैसे हम क्लोज करते जाते हैं वैसे वैसे वैल्यू जो है इधर की बड़ी होती जाती है। जैसे अगर हम 10 इंटू 10 रखेंगे तो दिस विल बी 100। तो दिस इज व्हाट वी नो और वी अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि वो जितना क्लोज होगा और अगर टोटल सम इनका कांस्टेंट है तो इक्वल होगा, तो वो आपको मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू देगा। तो सेम स्टैंड्स हियर, मतलब अगर आप इस तीनों को जितना इक्वल करोगे उतना आपका उनके मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज होगी। तो इस केस में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 11 टू द पावर 3। अब ये एक कैच है जिसको हम ऐसे यूज करते हैं, क्वेश्चन ऐसे कभी पूछ सकता है तुमसे कि फॉर द सेम वैल्यू अगर सम ये है तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी, है ना, a-3 b+9 and 9 नहीं 8 और c-+1 कर दो, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी, अगर हम ऐसे तुमसे पूछे कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी ये मैक्सिमम होगा, है ना, दिस विल बी मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी तुमको ये समझना है कि भले ही इसका समेशन दिया हुआ है, बट विद दिस समेशन हम इन इन तीनों क्वांटिटी का अलग अलग समेशन निकाल सकते हैं। तो जैसे तुम्हें पता है कि जैसे a-3 जो दिया हुआ है हमारे पास, अगर हम उसको जरा सा होल्ड करोगे, a-3 प्लस b+8 प्लस c+1, आपको पता है a प्लस b प्लस c जो है वो 33 है, तो इधर तुम्हारा 33 + 6 हो जाएगा, सो विच इज 39। तो ये इंडिविजुअली इनको ऐड करने पे 39 आ रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 13 टू द पावर 3 ही होगा, ठीक है, व्हेन एवरीवन इज इक्वल। और उस केस में हम b+8 क्या ले रहे हैं, b+8 हम ले रहे हैं 13, एंड दैट मीन्स b इज इक्वल टू 5। तो जैसे मतलब इसको और भी कई तरीके से पूछा जा सकता है, और इसी का रिवर्स अगर आपको बताया जाए, तो अगर कोई मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे दिया हुआ है कि a इंटू बी इज लेट्स से 144, तो इस केस में मतलब एक ऐसा वैल्यू दिया हुआ है और इस केस में ये देता है कि a प्लस बी मिनिमम कब होगा। तो ये वो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो बिल्कुल रूट, मतलब जब दोनों को इक्वल करेंगे तो 12 + 12, वरना अदरवाइज अगर हम a प्लस बी कोई भी और ले, जैसे मान लो कि a प्लस बी लेते हैं, लाइक इसका हाफ कर दें तो 72 इंटू 2 कर दें, तो 72 इंटू 2 पे 144 हो जाता है, बट 72 + 2 अगर कर दें तो ये 74 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है इसकी 24 आएगी। तो ये जब अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है तो मिनिमम समेशन, और समेशन दिया हुआ है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिकेशन के लिए ये फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, ठीक है। इज इट ओके? बोलो हाँ ना, कुछ बोलोगे? सर आप एक बार ये वाला पार्ट फिर से बताओगे, वो a-3 इंटू b+8 वाला। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था ना, जैसे हमारे पास जरा सा 1 मिनट होल्ड करोगे। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट है कि वेरिएबल, ये वेरिएबल और कांस्टेंट पे तो टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है। सो एवरीवन नोज कि वेरिएबल इज समथिंग व्हिच कैन टेक एनी वैल्यू, और स्टिल मतलब एक यहाँ पे तुम्हें वो बता
वेरिएबल का भी एक वो होता है कि एक रेंज होता है कि इसके बीच में रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एनी वैल्यू इज वेरिएबल। ऐसा हो सकता है कि कभी 1 से लेके 20, जैसे मान लो मैं बोलूँ कि क्लास में कितने बच्चे होंगे, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ रेंज कि भाई एक 5 मिनिमम बच्चे तो होते ही हैं और मैक्सिमम 30 अटेंड करते हैं। तो इवन वेरिएबल भी है तो उसका एक रेंज है, ठीक है। ऑल्दो ये जानने की भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इस पे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन, इनइक्वेशंस, आइडेंटिटीज और इनइक्वालिटीज, एक्चुअली यहाँ पे था इनइक्वालिटीज। तो ये इक्वेशन क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई भी वेरिएबल के साथ अगर इक्वलिटी का एक वो इक्वेशन हो, जैसे मान लो कि 2x + 5 = 8, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन, और ये x की एक यूनिक वैल्यू देता है तुम्हें। तो ऐसा नहीं है कि हर बार, जैसे मान लो अगर हम बोले कि एक ही जगह पे दोनों को सेटिस्फाई करो, तो इस केस में तो एक यूनिक नहीं आएगा ना, इसका एक अलग x आएगा, एक इसका एक अलग x आएगा। तो इक्वेशन इज समथिंग व्हिच इज मतलब लाइक फॉर्म, दिस इज इन देयर इन दिस फॉर्म, ठीक है। इन इक्वेशंस होते हैं जिसमें इन इक्वेशंस में जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोला कि 2x + 5 > 9, तो ये इन इक्वेशन हुआ। इससे आपको x की एक वैल्यू नहीं आती है, इसका एक रेंज आता है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x > 4 हो जाएगा और x फिर > 2 हो जाएगा। तो इसमें रेंज कैसे आया कि ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे एक लिखते हैं कि 2 के ऊपर ऐसे डॉट कर देंगे बैक, और इसके बाद x 2 से बड़ा सारी वैल्यू। इस चीज को लिखने के कई तरीके हैं, ये ध्यान रखना। इसको लिखने का तरीका नंबर 1 कि 2 से बड़ा या बराबर है x और इन्फिनिटी से छोटा है। इन्फिनिटी के लिए इक्वालिटी साइन का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी में इसलिए हम इक्वलिटी का साइन नहीं देते। और इसको दूसरा लिखने का तरीका है आपका कि x, सॉरी, बड़ा या बराबर क्यों कह रहे हैं, ये तब से ही गलत। ये x बड़ा होना चाहिए ना 2 से, तुम लोग बताते भी नहीं हो। यहाँ ब्लैंक सर्किल देते हैं अगर x की वैल्यू 2 नहीं लेनी है तो, और यहाँ पे इनइक्वालिटी नहीं रखेंगे। मतलब अगर 2 की वैल्यू भी ले सकते थे, जैसे अगर शुरू से ही इक्वलिटी चल रहा होता तो उस समय डार्क लेते कि 2 वाला पॉइंट भी लेना है। तो x की वैल्यू जो है > 2 ऐसे भी लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं कि ओपन ओपन ब्रैकेट, जैसे इसको ओपन बोलते हैं कि ओपन ब्रैकेट में 2 और इन्फिनिटी, मतलब इसके बीच में x लाई करता है। तो अगर आपसे बोला जाए, जैसे मान लो कि 3 से बड़ा या बराबर है x और <10 है, तो इसको एक लिखने का तरीका ये भी है, क्लोज ब्रैकेट में 3 और ओपन ब्रैकेट में 10, ठीक है। तो ये इक्वलिटी के साइन के साथ होता है, ये बिना उसके होता है। तो एक छोटा सा इनइक्वेशन या उसको सॉल्व करके बताओ, या फिर उसको मैं तुम्हें एक मतलब कैच तो नहीं कहेंगे, हाँ मतलब कभी कभी दिस दिस एक्स लाइक अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट फॉर आंसर, कि अगर मैंने तुमसे बोला कि x की वैल्यू जो है -4 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो x² का रेंज क्या होगा? इफ दिस इज x, देन रेंज ऑफ x² क्या होगा बताओ? 0 से 100। 0 से 100। हाँ, क्योंकि -4 जो है वो आपको -4 से 10 के बीच में 0 भी आता है, जिसका स्क्वायर 0 होगा, और स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हर नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो 0 से लेकर 100, और 100 का क्या होगा कि 0 के साथ क्लोज ब्रैकेट होगा और 100 के साथ ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि 0 की वैल्यू के बराबर कभी आएगी और 100 के बराबर कभी नहीं आएगी। लेकिन अगर यही हम इसको ना दिए होते, जैसे मान लो कि 0 नहीं पार किया होता, जैसे मान लो हम ऐसे बोले होते कि -10 से बड़ा x और <= -2 है, तो इस केस में x² का रेंज क्या होता? 4 से 100।
हाँ उल्टा ले लेगा इधर 4 से, और 4 का क्लोज ब्रैकेट, और फिर इधर 100 का ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 100 के मतलब -10 के बराबर नहीं है x कभी। तो इस तरीके से जो स्क्वायर की वैल्यू है वो उसका रेंज हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें इसी केस में बोलूं, मतलब इस वाले एक दूसरा अगर हम करते हैं कि एक्स क्यूब का रेंज निकालो, इस केस में एक्स क्यूब का रेंज क्या होगा बताना। किसमें सर, ये 4 वाले में? हाँ इस वाले में रेंज ऑफ एक्स क्यूब बताओ। -64 -64,000। -64 और इस पे इक्वलिटी का साइन लगेगा, फिर एक्स क्यूब और लेस देन 1000। ठीक है, तो ये हमारा ये कभी कभी बहुत यूजफुल हो जाता है। तो मैं कि इसको दोनों को लिख देना, उसको कैच में डाल देना, उसको लिस्ट में। ठीक है, ठीक है। इससे पहले वाला। तो इसको भी हम लोग अभी इग्नोर करते हैं, बाकी चीजों को। यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ दिस। फिर जो हमारा नेक्स्ट वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। सबको मतलब सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज याद है ना, मतलब आपको एक तो मतलब जैसे उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बट ये भी आपको याद रहना चाहिए। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ये भी एक तरह से आइडेंटिटी तो नहीं कहो, बट ये एक तरह से अलजेब्रा में कई बार यूज हो जाता है, n × n+1/2। और सम ऑफ ऑल नेचुरल स्क्वायर्स, ऑल्दो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी नहीं है, बस ये याद आ गया तो मैंने बोला कि इसको भी याद कर ही लेना होता है। 2n, ये क्या होता है, n × n+1, 2n+1/6। और क्यूब का क्या होता है, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। हाँ ये फ्रिक्वेंटली यूज होता है, होल स्क्वायर। उसके अलावा जो आइडेंटिटी है वो सबसे बेसिक आइडेंटिटी वही होता है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। हम ये x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2x y + y²। ठीक है, इसके बाद फिर x - y का होल स्क्वायर, फिर आपका x² में। तो इसमें जो लास्ट वाला है वो थोड़ा मतलब जो फैक्टर फार्मूला, जो आइडेंटिटी में भी जो फैक्टर फार्मूला है वो आपको याद रखने की जरूरत है। और इसके साथ एक कैच भी आपको बता देते हैं। तो फैक्टर फार्मूला इज x² - y²। ये आपका x + y और x - y हो गया। फिर x³ - y³ हो गया तुम्हारा x - y, x² + xy + y² हो गया। x³ + y³ हो गया तुम्हारा x + y, x² - xy + y² हो गया। और एक आपका ये है x³ + y³ + z³ - 3xyz इज इक्वल टू x + y + z। फिर आपका x² + y² + z² - xy - yz - zx। ये फैक्टर फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके लेफ्ट साइड के टर्म्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में नहीं है, बट राइट साइड वाले मल्टीप्लिकेशन में है। तो लेफ्ट साइड वाले का 2 फैक्टर तो राइट साइड वाला होगा ही होगा। बट इसका जो हम जनरलाइज्ड जो वो हम करते हैं, कंसेप्ट रखते हैं कि जनरलाइज करने मतलब कि अगर स्क्वायर और क्यूब के अलावा बड़े पावर्स भी हैं और सेम हैं, बड़े पावर्स भी हैं और सेम है, तो उस केस में हम इसको एक फैक्टर जो है उसका हम वो डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर आपसे बोला जाता है 13⁴ माइनस 5⁴ तो बड़ा पावर है लेकिन इवन है, तो ये इससे इससे तुम वो कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। इवन पावर पे आपका एक 13 + 5 और एक 13 - 5, इससे ये जरूर डिवाइड होगा। ऑल्दो ये 4 पावर है तो इसको आप सारे ही फैक्टर निकाल सकते हो जो भी आपका जरूरत का फैक्टर है ना। लेकिन एक सिंपल वो जनरलाइजेशन बता रहे हैं कि इवन पावर है
ये चलो 14 कर लेते हैं, अगर पावर 14 भी है तब भी ये डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर आपका ऑड पावर है और नेगेटिव है, मतलब माइनस है, जैसे 13 टू द पावर 29 माइनस 5 टू द पावर 29 है, तो इसका एक फैक्टर जो है 13 माइनस 5 होगा ही होगा। ठीक है, एक फैक्टर जो है वो 13 माइनस 5 होगा ही होगा। फिर इसी तरह से अगर 13 टू द पावर 29 प्लस 5 टू द पावर 29 है, मतलब ऑड और पॉजिटिव है, तो इसका एक फैक्टर जो है 13 प्लस 5 होगा ही होगा। तो ये तो तीनों का जनरलाइजेशन इज इजी, इसका जनरलाइजेशन नहीं करते हैं, बट इसका बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है। सो व्हेनसोएवर वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो ऐसा तो मैं रिप्रेजेंट कर देंगे या बता देंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये तीन नंबर्स जो है वो इनका सम अगर 0 है, तो ये जो फॉर्मूला है वो रिड्यूस हो जाता है, फॉर्मूला नहीं, ये आइडेंटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की जो वैल्यू होगी वो 3xyz की वैल्यू होगी। तो ये कई बार हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। और फिर इस केस में देखो ये क्या रिड्यूस हो गया कि इन तीनों का एक फैक्टर x, एक फैक्टर y, एक फैक्टर z और एक फैक्टर 3 तो होगा ही होगा। सो मतलब बेसिकली अब यहाँ पे फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा अगर तुमसे मैं बोलूँ कि 15 क्यूब प्लस 11 क्यूब माइनस 26 का क्यूब, ऐसा है। तो इस केस में हाँ, इस केस में इसका एक फैक्टर जो है मतलब इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो तो 3 इंटू 15 इंटू 11 इंटू 26 हो जाएगी। और इस ऊपर वाला टर्म जो है इसका एक फैक्टर आपका 15, एक फैक्टर आपका 11, एक फैक्टर 26 और एक फैक्टर आपका 3 होना मस्ट है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? यस ठीक है, तो ये तुमको नजर रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी मच मतलब सर। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। हाँ ये जो जैसे 13 की पावर 4 और 5 की पावर 4 वाला बताया था आपने माइनस, हम्म। तो जब हम इसको a प्लस बी ए माइनस बी में लिखेंगे तो ये 13 प्लस 5 होगा या 13 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर नहीं, होगा? वैसे करके तो आ ही जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इसीलिए तो बाद में 14 पावर भी लिख दिया था ना मैंने, कि इवन पावर पे ये फर्स्ट ऑर्डर जरूर रहता है फैक्टर, केवल फर्स्ट ऑर्डर। हालांकि अच्छा, जब सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर? हाँ, वही पूछ रहा हूँ मैं कि फर्स्ट हाँ, ऑर्डर होगा या सेकंड। नहीं फर्स्ट ऑर्डर तो इससे जनरलाइज करके निकाल सकते हैं, इस केस में सेकंड ऑर्डर भी होता। जैसे 4 है तब तो ये वाला भी तो हो ही जाएगा ना, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर और 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और फिर ये हाँ टूटता अलग से 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5, और ये आपका ऐसे ही रह जाता है 13 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मेरा बात है कि अगर 4 है तब तो टूट के भी पता चल रहा है, और 4 की बजाय मान लो अगर हम बोलते 98, तो फर्स्ट ऑर्डर तो पक्का रहेगा फैक्टर। फर्स्ट ऑर्डर मतलब 13 प्लस 5 और 13 माइनस 5। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैक्टर फॉर्मूला और उसका जनरलाइजेशन और या उसका यूज कर लो एक तरह से। अब जो सर्ड और इंडाइसेस है वो मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो कि कोई भी अगर नंबर है जो ऐसे फॉर्मेट में है, जैसे मान लो a प्लस रूट बी, अब इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो मतलब हम बहुत बेसिक बेसिक चीज अभी नहीं यूज बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को कि a पे पावर m डिवाइडेड बाई a पे पावर n होता है, तो इसकी वैल्यू a पे पावर m माइनस n होती है। ये इतना बेसिक चीज हम नहीं बता रहे हैं। सो आई एम ट्राइंग टू रिकॉल मेजर मतलब फ्रिक्वेंटली यूज्ड कैचेज और कंसेप्ट्स, और थोड़ा जो थोड़ा टिपिकल है उसी का रिवीजन करना हम चाहते हैं। ठीक है, और अगर एक क्लास में नहीं हुआ तो 2 क्लास में हो जाएगा, बट हम उसी को करेंगे। तो अगर ये मान लो कि एक इस ऐसे नंबर को हम बोलते हैं सर्ट, जिसमें एक एक तो आपका रेशनल नंबर है और एक आपका रूट या फिर रूट वाला है। तो जब आप इसको वो करते हो, वो क्या बोलते हैं, इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a रूट बी। तो ये दोनों फिर से इरेशनल हो जाएंगे, ये b होगा, ठीक है, ये स्क्वायर। तो ये दोनों फिर से रेशनल हो जाएंगे और ये फिर आपका हो जाता है। तो इस चीज को समझते हुए हम कभी रूट निकालना हो किसी का, जैसे मान लो कि ऐसे कर दे
11 प्लस 6√2 इसकी रूट निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? एक मिनट जरा सा होल्ड करो। तो अगर इसका रूट निकालना है तो तुम्हें इसके लिए हम क्या करते हैं, हमको पता होता है इसका ट्रिक क्या होता है कि जैसे ये वाला टर्म जो है हम इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये जो है इसको कई तरीके से हम बांट सकते हैं, जैसे मान लो 2 × 3 × √2 ऐसे बोल सकते थे, या 2 × 3√2 × 1 भी बोल सकते थे, और कई बार तो और भी ज्यादा स्प्लिट होता है। तो अगर ऐसा है तो इसका a² का टर्म होना चाहिए 3² और प्लस b² का टर्म होना चाहिए √2²। और अगर ऐसा होता तो इसका 3√2 का स्क्वायर होता और प्लस 1 होता। तो अब आप इस दोनों को जोड़ के देख लो, जैसे ये बन रहा है हमारा 11 प्लस 6√2 और ये बन रहा है हमारा 19 प्लस 6√2। तो इस केस में, मतलब इस वाले केस में उसकी रूट की वैल्यू जो होगी वो चूंकि इसके टूटने से बना है तो 3 प्लस √2 इसका स्क्वायर हो गया बेसिकली, और इसका रूट वैल्यू जो आ गया 3 प्लस √2 हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये कई बार फ्रिक्वेंटली यूज होता है। ठीक है, सेकंड आपका है कि जैसे मान लो कि जैसे एक होता है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर है, लेट से उसको जैसे मान लो कि डिवीजन में है ये 3 प्लस 2√5। तो इसको अगर हम नॉट रेशनलाइजेशन, इसको ऊपर करना चाहते हैं, मतलब जो जो डिवीजन की वैल्यू है उसको मतलब ऊपर में लेके जाना चाहते हैं, तो अगर हम इसको इसके उससे इन्वर्स से, मतलब इन्वर्स नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब टर्म भूल गए, बट इसको अगर माइनस कर दें कि, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे किसी भी शर्ट को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे उस हो जाता है, रेशनलाइज हो जाता है। तो जैसे ये अगर करते हो तो a² हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा, फिर b² हो जाएगा, तो ये तुम्हारा -20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर हम करते, इस हिसाब से मुझे रखना चाहिए था यहाँ पे, थोड़ा कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 3 - 2√5 और 3 - 2√5, तो इसको कितना हो जाएगा, नीचे में हमारा आ जाएगा -11 और ऊपर में आ जाएगा 3 - 2√5। तो फिर उसके बाद में दोबारा इसको -3/11 कर दोगे और प्लस 2√5/11। तो इस फॉर्मेट से, मतलब इस फॉर्मेट में लाने के लिए ऐसे मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं हम ऊपर नीचे। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा बढ़िया कैच है जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, इसको देख लो तुम लोग, इसको ध्यान करना है, कहीं ना कहीं तो ऐसा यूज होता ही है। कभी भी हम अगर जैसे कंटिन्यूअस नंबर के रूट को, है ना, अगर हम उसका ये करेंगे एक्सप्लेनेशन करके, अगर उस तरह से देखेंगे कंटिन्यूअस नंबर के रूट्स को, जैसे मान लो कि अगर मैंने लिखा है कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर बताओ फटाफट, जल्दी बोलो। 4 5 4 5। तो जैसे मान लो कि उसको बड़े वाले को पहले लिख देते हैं, छोटे वाले को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि √5 प्लस √4, मतलब कंटिन्यूअस कंसेक्यूटिव नंबर्स है उसका रूट, तो बेसिकली √4 तो 2 ही होता है, तो ये एक तरह से एक पार्ट रेशनल हो गया इसका। अगर ऐसा है तो इसको अगर हम इसके इनवर्स, अरे वो टर्म ही भूल रहा हूँ मैं, अगर इससे माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा, तुम देखोगे कि इसका स्क्वायर तो तुम्हारा 5 हो जाएगा और इसका स्क्वायर -4 हो जाएगा। सो इट विल बी 1, क्योंकि कंसेक्यूटिव का था तो उसको माइनस करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसे में अगर अगर कभी आपको ऐसा दिख रहा है, या कभी आपको ऐसा कई बार ट्रिक की तरह भी जरूरत पड़ सकता है कि a प्लस, जैसे मान लो b√c है ना, और इज इक्वल टू ऐसा कभी दिख गया a प्लस b माइनस a माइनस b√c। तो ऐसा अगर मैंने दे दिया है, ठीक है, ऐसा कभी दे दिया है कहीं पे, ऐसा मेंशन है, तो इससे आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हो कि a² एंड b²c, these two numbers are consecutive integer, है ना। मतलब अगर a b c अगर इंटीजर है और कभी ऐसा दिया हुआ है, तो आप इसको बिल्कुल डेफिनेटली ये बोल सकते हो कि ये कंसेक्यूटिव इंटीजर है, और या फिर ऐसे बोल सकते हो कि a² - b² c जो है ये वैल्यू 1 ही होगी।
इसको मोड कर देते हैं क्योंकि कभी माइनस में भी कर दूं, इसके बीच का डिफरेंस 1 ही होगा, ठीक है। तो अब इस पे एक तो कभी ऐसा ऐसा कभी आ जाएगा आपके क्वेश्चन में कि ऐसा पलट के ऐसा आ रहा होगा, या फिर कभी क्या होता है कि अगर हम सीरीज के फॉर्म में कभी क्वेश्चन पूछ दिया तुमसे, तो जैसे मान लो सीरीज के फॉर्म में ऐसे पूछ दिया कि ऐसा पूछ दिया 1/1 प्लस √2 प्लस में 1/√2 प्लस √3 प्लस 1 में √3 प्लस √4, ऐसा ऐसा करके सीरीज में पूछ दिया और यहाँ तक कर दिया 1/√100 प्लस √101। तो इसका सम कितना होगा? तो आपको पता है कि जैसे कंसेक्यूटिव नंबर का वो नीचे में है, तो इसको अगर हम इन्वर्स कर दे तो 1 मतलब √2 - 1 कर देंगे इसको, प्लस √3 - √2 कर सकते हैं, प्लस √4 - √3 कर सकते हैं। ऐसा करते हुए लास्ट में √101 माइनस √100 कर सकते हैं। तो इस केस में आपके पास ये देखोगे कि 1 ये 1 कट रहा है, सॉरी 1 नहीं कट रहा है ना, √2 कट रहा है, फिर √3 ऐसा कटता जाएगा, लास्ट में आपका क्या बचेगा? √101 हाँ, √101 और माइनस -1। ये वाला 2। तो ऐसे करके निकलता है। इसी में कई बार क्या होता है, थोड़ा और वो कर दिया उन्होंने, मतलब ट्रिक कर दिया कि अगर दो दो के डिफरेंस पे दे दिया, ठीक है, तो 2 के डिफरेंस पे दे दिया, मतलब जैसे ये कंसेक्यूटिव है ना, तो अब आप इसको इसको सोच सकते हो कि थोड़ा ऐसे भी हम बना सकते हैं ना कि अगर कंसेक्यूटिव की बजाय 2 डिफरेंस पे रहता, जैसे मान लो कि ऐसा रहता हमारा कि √5 प्लस √3 है, तो इसको अगर हम वो करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या इसको अगर हम मान लो कि इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे √5 - √3, तो ये कितना आएगा बताओ? वो आएगा। 2 तो इससे इससे इसको भी यूज कर सकते हैं। तो सेम अगर मान लो कि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछा होता कि √3 प्लस 1 रूट सेकेंड टर्म होता तुम्हारा √5 नहीं, √4 माइनस प्लस √2, मतलब ये होता है ना कि ये चलता जाता है ना, फिर प्लस √5 प्लस √3 ऐसा चलता जाता। तो ऐसे करके एक टर्म होता हमारा, मान लो कि रूट चलते चलते √13 प्लस √11, तो ऐसा टर्म है मान लो, तो इसका क्या होगा सर? तो अब तुम बोलोगे कि इसमें तो हम इन्वर्स कर नहीं सकते सीधा सीधा, तो इस ऐसे सब क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए हमें कि एक तुमको यहाँ पे 2 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ऊपर में। 2 इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बाहर से एक बार नीचे 1/2 कर लो, और बाकी तो फिर सारे टर्म में 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। यस नहीं, ये भी अभी जरूरत क्या है इसकी? अब ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं √3 - √3 - 1, तो ये मतलब अभी जरूरत क्या है? तो ठीक है, वो तो 2 आ ही जाएगा। मतलब कभी ऐसा होता है कि जैसे एग्जैक्ट से क्वेश्चन वो नहीं, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके कभी जरूरत है तो आप लिख सकते हो। हाँ, तो ये 2 लिख देंगे तो ठीक है। हाँ, मतलब बेसिकली 2 लिख देंगे तो ये पलट जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। यहाँ पे बाहर में 1/2 कर दिया तो सब में ऊपर 2 आ गया। तो अब तुम्हारे पास जो हर जगह बचेगा वो ऐसा बचेगा कि 1/2 √3 - 1 फिर प्लस √4 - 2, फिर ऐसा करके बचता जाएगा। फिर उसके बाद आप देख लो कि कौन कौन सा टर्म बच रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? यस सर। ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट वो हो जाता है कई बार कि जैसे मान लो कि अगर तुम्हें दिया हुआ है x इज प्रोपोर्शनल टू y,
तो यहाँ पे हम x इज इक्वल टू के वाई करते हैं, ठीक है। तो उस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो ऐसा कई बार होता है, जैसे मान लो कि स्क्वायर के टर्म में है, या फिर उसमें भी दे सकता है कि जैसे डायमंड की प्राइस जो है वो उनके क्या बोलते हैं, मतलब अगर अगर सर्कुलर डायमंड है तो, या किसी बॉल की प्राइस जो है उसके रेडियस के क्यूब में है, या फिर दो टर्म यूज किया हुआ है, जैसे मान लो कि प्राइस जो है वो किसी मतलब इसमें मतलब रेडियस के क्यूब में, और अगर मैं जैसे मान लो अगर क्यूब में है तो फिर यहाँ पे भी आपको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डालना है तो इस पे बेस्ड कई क्वेश्चन होता है। और दूसरा एक चीज है, यहाँ पे एक उसको भी रख ही लो कि कई बार होता है कि जैसे मान लो कि दो इनवर्स प्रोपोर्शन है, जैसे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/Q, मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, मतलब प्राइस जो है वो क्वांटिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हम K रख देंगे तो P इंटू क्यू जो है वो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में ये कैच की तरह लिख सकते हो कि P का जो मल्टीप्लायर है, जैसे मान लो अगर P में हम बोलते हैं प्राइस में 20% बढ़ा, तो 20% का ग्रोथ 6/5 है, तो जो क्वांटिटी सेल होगी वो कितने परसेंट से कम होगी। तो और ऑफ कोर्स इसमें क्वांटिटी में हमको 5/6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमें P इंटू क्यू तो कांस्टेंट है। तो क्वांटिटी का ड्रॉप क्या है, इससे पता चलता है 5/6 अगर किसी में मल्टीप्लाई किए हो तो 1/6 का ड्रॉप है, विच इज 16 2/3% का ड्रॉप है, ठीक है। एंड वी यूज द सेम कंसेप्ट फॉर TSD ऑल्सो। तो S इंटू टी, है ना, अगर डिस्टेंस है तो अगर मैं बोलता हूँ कि मतलब 25% स्पीड बढ़ाया तो टाइम कितना परसेंट सेव होगा, तो 25% स्पीड बढ़ाने के लिए S इंटू 5/4 करते हो, तो फिर टाइम भी आपको 4/5 करना पड़ेगा, बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो स्पीड तो 25% बढ़ाया बट टाइम आपका 20% ही सेव होगा, बिकॉज 4/5 इज लाइक मल्टीप्लाई करने से आपका 1/5 रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये वहां पे भी यूज होता है। फिर है अच्छा, ये ऊपर में हमने ना इनइक्वलिटी सॉल्व करना नहीं सिखाया तुम्हें यहाँ पे, तो वो अगर तुम्हें करना है या दिक्कत है तो तुम क्वेश्चन करके दोबारा पूछ सकते हो डाउट की क्लास में, ठीक है। सो आई होप कि इनइक्वलिटी सॉल्व करने तुम लोग को आता होगा, है ना। दो चैलेंज होता है वहाँ पे, जैसे मान लो कि इनइक्वलिटी बस ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जैसे 2x -2x ग्रेटर देन 8 अगर है, तो अगर तुम -2 या माइनस से मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कुछ भी करते हो तो आपको साइन को चेंज करना पड़ता है। तो जैसे अगर -2 को इधर लेके जाना चाहते हो तो x जो है वो लेस देन हो जाएगा -4, ठीक है। तो ये वाली चीज ध्यान रखनी होती है। और दूसरा क्या ध्यान रखना होता है कि अगर आप जैसे मान लो कि मान लो 25/में x ग्रेटर देन 2 अगर है, तो अब x अगर हमको इधर लेके जाना है तो अब चूंकि x का तो पता नहीं है कि प्लस है कि माइनस है, तो इसको 2 बार लेके जाना पड़ेगा। एक बार x को पॉजिटिव मानेंगे तो 25 जो है ग्रेटर देन 2x हो जाएगा, और x को नेगेटिव मानेंगे 25 जो है वो लेस देन 2x हो जाएगा। तो दोनों बार वैल्यू निकाल के आपको चेक करना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये x और नेगेटिव वैल्यू के लिए ये x लिया जाए। सो एनीवे मतलब ये हम नहीं रिवाइज करा रहे हैं, ये तुम्हें मेन इशू तो बता दिए कि क्या क्या इशू है, बाकी तुम लोग क्वेश्चन करना। तो तुम्हें कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हो। फिर यहाँ पे जो मेन इम्पोर्टेंट इसमें 7 नंबर में जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि वही है कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, जैसे x अगर पॉलिनोमियल है, जैसे मान लो 2x² -8x + 5 अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, या 6, ठीक है। तो अगर इस केस में अगर हम किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू को रखें, जैसे इस केस में P1 रखते हैं, ठीक है, तो P1 अगर रखेंगे तो ये क्या होगा, P1 रखेंगे क्या होगा, 0। तो उस केस में ये x-1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब x-1 एक फैक्टर है। और अगर मान लो अगर x-2 जो है
अगर इससे हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा बताओ, बोलो। x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आएगा? बताओ भाई, किसी को याद है कुछ? हम्म, तो इट्स रिमाइंडर थ्योरम सेज कि अगर x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो p2 आएगा, ठीक है। सिमिलरली x माइनस 1 से भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो p1 आएगा। तो p1 अगर 0 है तो ये फैक्टर है, और p2 अगर -2 है तो ये फैक्टर नहीं है, बस सीधी सी बात है। तो रिमाइंडर थ्योरम सजेस्ट कि अगर आपको किसी पर, तो अगर मान लो कि तुम ये कोई वैल्यू अगर रख रहे हैं, रिवर्स चल रहा है, जैसे 1 रख रहे हैं तो 0 आ रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस 1 ये एक फैक्टर होगा। 2 रखने पे 0 नहीं आ रहा तो x माइनस 2 एक फैक्टर नहीं होगा। तो अगर स्ट्रेट टर्म में बताया जाए तो ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो pa होगा, ठीक है। ये है मेन, है ना ऐसा? बोलो। तो अगर फैक्टर फैक्टर हुआ तो थोड़ी होगा। नहीं, तब भी होगा ना, p1 ही तो रिमाइंडर आएगा। p1 0 आ गया तो अब क्या करना है? तो तो ये जो ये तो अच्छा ठीक, मैं p2 ए रखने पे समझ रहा था। -2 आया है, हाँ, इसी से कंफ्यूजन हो गया ना उस समय। तो हाँ p1 रखने पे 0 आ रहा है तो इसकी क्या गलती है, ठीक है। तो वो रिमाइंडर तो वही होगा, p1 ही होगा। रिमाइंडर 0 है तो वो फैक्टर हो गया, सीधी सी बात है। अच्छा, अब हम आते हैं इसमें फर्स्ट ऑर्डर, जैसे इसमें है फर्स्ट ऑर्डर, ये सॉल्विंग इनइक्वालिटीज हम अभी बोल ही रहे थे कि हम वो नहीं बता रहे हैं तुम लोग को, अभी वो कर लेना। फर्स्ट ऑर्डर जो है, अब यहाँ पे एक मेन बात आता है कि जब भी हम किसी मतलब एक्सप्रेशन को लिखते हैं, एक्सप्रेशन समझना जरूरी है। जैसे हम लिखते हैं 2x प्लस 5, तो ये एक एक्सप्रेशन है, मतलब y की वैल्यू अगर 2x प्लस 5 है तो ये, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 5 भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x। तो ये लाइन का फॉर्मेट हो गया। तो बेसिकली मेरा पॉइंट है कि ये एक्सप्रेशन है जिसमें एक f(x) है, एक फंक्शन है x का, जिसको हम ऐसे लिख रहे हैं, और यहाँ पे उसी f(x) को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है, और इसको हम फंक्शन भी बोलते हैं ऊपर वाले को। तो ये तो है कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखने पे जो वैल्यू आ रही है उसकी बात हो रही है, बट अगर हम इसको विजुलाइज करें तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो ज्योग्राफिकली और कोऑर्डिनेट एक्सिस में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने का, लाइन ड्रॉ करने का, कि 5 से शुरू होगा और जैसे जैसे x में हम 1 बढ़ते जाएंगे y की वैल्यू 2 से बढ़ती जाएगी। सो दिस लाइन इज बेसिकली योर 2x प्लस 5। अच्छा, मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग थर्ड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बट वी टेंड टू फॉरगेट द फर्स्ट ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटीज, ठीक है। तो आप जो भी, मतलब जो क्लास है, जो क्लास है उसको आप लोग देख लो, अगर आपको ध्यान नहीं है तो, फर्स्ट ऑर्डर वाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फिर वो सब चीज ही तुम्हें बताना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन है जो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है। एक छोटी सी चीज हम तुम्हें बता देते हैं, एक मिनट होगा। और इनफैक्ट वो एक फार्मूला जो है वो भी तुम लोग वो कर ही लो, वो मतलब बेसिकली आई डोंट प्रेफर टू मतलब रिमेम्बर एनीथिंग, बट कुछ कुछ चीजें याद कर लेना भी सही रहता है। जरा सा तुम लोगों में से कोई गूगल देख के अगर मैं भूल गया फार्मूला तो मुझे रिकॉल करा देना, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला जो है, जो सबसे पहला जो वो है, रिकॉल है या याद करने वाली चीज है, कि अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे 3x प्लस 4y
इज इक्वल टू लेट से 12, तो इसको सेम रख के कांस्टेंट को कोई भी चेंज करें, है ना, जैसे 3x + 4y इज इक्वल टू 24 कर दें या कुछ भी ऐसा कर दें, तो ऑल दीज लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल क्यों होगा बताओ? व्हाई ऑल दीज लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर? एनीवन? वानी तुम बताओ। सर क्योंकि इनका नो सोल्यूशन होगा। नहीं, वो तो सॉल्व करने वाली बात सर अलग इक्वल है। प्रोपोर्शन में बढ़ेंगे ये x और y ये की दोनों का वैल्यू। स्लोप जो है, इस दोनों लाइन का स्लोप सेम है ना। अगर इसका स्लोप दिखाएं तो स्लोप तो कैसे निकलता है, y को एक साइड में रख के बाकी लेके जाते हैं ना, तो इस दोनों का ही जो स्लोप होगा वो -3/4 होगा। और सेम स्लोप जो है, अगर किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सेम स्लोप अगर है तो वो आपका हमेशा पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, ये बात समझ में आया? जरा सा होल्ड करो भाई। ये अभी अभी समझ में आया वानी तुम्हें? ये किसने बोला था मुझे? सर मैंने बोला था। तुम ये नहीं पढ़ी हो क्या? तुम ऐसे कैसे बात कर रही हो अनपढ़ वाली? सो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी शायद। अभी समझ में आया तुम्हें क्या हुआ? हम्म। तो वो स्लोप सेम होने की वजह से इट विल ऑलवेज बी ए पैरेलल। कांस्टेंट है, जो लास्ट वाला कांस्टेंट है उसके टर्म के हिसाब से वो पता चल जाता है कि y एक्सिस को कहाँ काटेगा, बट दीज लाइंस विल बी पैरेलल। ठीक है, फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर एक लाइन है, जैसे मान लो 3x + 4y इज इक्वल टू 12, तो हाँ, तो अगर हम इसको उल्टा करते हैं, जैसे मान लो कि x के कोफिशिएंट को y का कर दे, y के कोफिशिएंट को x का कर दे और साइन चेंज कर दे किसी एक का भी, जैसे 4x - 3y इज इक्वल टू 12 ऐसा कर दे, तो ये दोनों लाइन कैसा होगा एक दूसरे के साथ बताओ? इट विल बी परपेंडिकुलर टू ईच एक अदर। जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। क्या क्या क्या? एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेंगे। हाँ मतलब लाइन तो एक ही जगह करती है। नहीं, दो लाइन एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हाँ हैं, वही वही। ठीक है, उसको हाँ बोलने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा ध्यान में रखना है कि लाइंस के केस में इधर दे विल बी पैरेलल, नो इंटरेक्शन, और दे विल इंटरेक्ट जस्ट एट वन प्लेस, और ऑल द प्लेसेस इनफाइनाइट इंटरेक्शन जब एक दूसरे के ऊपर में लाइन हो, मतलब या तो एक सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके बीच में कोई बात नहीं होती है ना। और ये बार बार पूछता है, ये ध्यान रखने वाली बात है, मुझे लगता है कि तुम लोगों को इसको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये बोल रहा था कि इस केस में चूंकि इसका स्लोप, पहले वाले का स्लोप और दूसरे वाले का स्लोप अगर m1 एंड m2 है, तो ये स्लोप m1 × m2 इज इक्वल टू -1 हो गया। और जब भी ऐसा होता है तो लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस देखोगे, अगर हम पैरेलल लाइंस की बात करें तो स्लोप तो एक ही जैसा होगा दोनों का, लेकिन मतलब इसमें जितना x के साथ y बढ़ रहा है उतना यहाँ पे y के साथ x बढ़ेगा, और ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, तो इनवर्स भी माइनस साइन भी होगा, तो m1 × m2 जो है वो -1 है, तो दैट मीन्स दीज आर परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें दो जो चीजें हैं जो ध्यान रखने वाली चीजें कभी फ्रिक्वेंटली यूज्ड आ जाती हैं, उसको तुम्हें रट लेना चाहिए। अगर एक रैंडम पॉइंट है कोऑर्डिनेट का भी हो गया थोड़ा सा इसी में, तो ऐसे यहाँ तो जरूरत नहीं थी लेकिन बता देने तुम्हें। जैसे एक पॉइंट है तुम्हारा x1 y1, और एक लाइन है तुम्हारा ax + by + c = 0। तो इस लाइन पे इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, है ना यार, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वो क्या होगा बताओ? उसको उसकी वैल्यू को, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को इस लाइन में रख देते हैं, तो ax1 + by1 + c, है ना, और इसका मॉडुलस ले लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहनी चाहिए।
इट विल बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो ये याद रखने की जरूरत है। दूसरा आपको याद रखने की जरूरत है क्या, कि अगर दो लाइन है ना, और दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, तो उस केस में उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। जैसे मैंने अभी दो लाइन लिखा था ना जो पैरेलल थे, तो if two lines are parallel to each other, जैसे मान लो अगर तुम्हारा 3x plus 4y is equal to 12 है और 3x plus 4y is equal to minus 24, मतलब सॉरी 24 है, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, गूगल करके बताओ जरा फटाफट, मुझे ध्यान नहीं है। एज लॉन्ग एज आई रिमेम्बर, उसका ये होता है कि दोनों का वो घटा दो, कांस्टेंट टर्म उसका मॉड ले लो, और नीचे में फिर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है क्या, जरा देखो तो जरा सा। यस सर। यही है ना। यस। तो ये दोनों चीजें याद कर लो, ठीक है, तो ये कई बार यूज आ जाता है। सर ये C1 C2 क्या था? दोनों का कांस्टेंट टर्म, अच्छा। मतलब लेकिन हाँ, ये जैसे ऐसे लाइन रिप्रेजेंट किया है ना, इसको चेंज करके ना ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे इस वाले लाइन को तुम्हें ऐसे लिखना चाहिए आइडियली, 3x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, वैसे लेना है, ठीक है। आता ही समझ में? यस। ठीक है। तो अब फर्स्ट ऑर्डर ग्राफ में उसकी इनइक्वालिटी भी तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। जैसे अगर तुमसे कोई पूछता है कि एक ऐसा फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम 2x प्लस 5 एंड 5 माइनस 2x, अगर ऐसे लिख दिया तो बेसिकली इसमें बोल रहा है कि जो y की वैल्यू है, मतलब जो y की वैल्यू है इस दोनों लाइन में से किसी से भी आ सकती है, बट जो मिनिमम होगा वो। तो तुमको ऐसे वाले केस में क्या करना होता है, मतलब ऐसे तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम, जब यहाँ मिनिमम है ना, तो कोई पूछेगा तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स कितना होगा, तो नॉर्मल अलजेब्रा के टर्म में अगर आपको निकालना है तो इन दोनों को इक्वल कर दो, ठीक है, और फिर उसके बाद बता दो। तो जैसे इक्वल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, तो ये 4x इज इक्वल टू 10 हो गया और x इज इक्वल टू 2.5 हो गया। तो x इज इक्वल टू 2.5 पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और इसको समझना है तो आप ऐसे समझोगे कि पहला वाला जो लाइन है वो तुम्हारा 5 से शुरू होगा और ऊपर जाएगा, दूसरा वाला जो लाइन है वो, सर x इक्वल टू 0 हो रहा है ना इधर तो। हाँ वही तो, x इज इक्वल टू 0 होगा ना, ये 5 तो कट ही जाएगा, सॉरी, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे तो पहला वाला जो लाइन है वो 5 से ऊपर जाएगी और दूसरी वाली लाइन जो है 5 से नीचे जाएगी। तो ये हमारा फर्स्ट लाइन है, ये हमारा सेकंड लाइन है। तो जब तक इस लाइन मतलब x की इधर वाली वैल्यू जो नेगेटिव वैल्यू है उस टाइम में तो हम एफ एक्स की वैल्यू इस लाइन से लेंगे, और इस पॉइंट से x इज इक्वल टू 0 से हम उसका नीचे वाले से दूसरे वाले लाइन से लेंगे। तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है वो हमारा ये वाला है, विच इज कमिंग एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कैच है। मैक तुम इसको भी डाल दोगे ना कैच में, IFT वगैरह में Yes. हर जगह ये पूछता है बहुत फ्रिक्वेंटली। एक तो ये हो गया, और दूसरा एक सबसे बढ़िया जो उसमें है, इनफैक्ट मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट ऑर्डर वाले को मतलब क्वेश्चंस को जरूर कर लो, क्योंकि इधर बहुत सारे दिनों से तुम लोग केवल हमसे सेकंड ऑर्डर और क्वाड्रेटिक वाले ही पूछ रहे थे, है ना।
तो उसमें क्या होता है कि पूछ कभी एकदम इजी सा पूछ दिया फर्स्ट ऑर्डर वाले तो तुम लोग मिस कर दोगे। तो जैसे इसमें एक वो है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर की इनइक्वालिटी हो, जैसे मान लो अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि 2x + 5y ग्रेटर देन 10 हो, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इस इनइक्वालिटी का सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ कि x और y की वो सारे वैल्यू जिसमें ये ग्रेटर देन आ जाए, तो ये वाला जो होता है हमारा, उस कैसे करते हैं हम, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर x = 0 रखेंगे तो y 2 आएगा, y = 0 रखेंगे तो x 5 आएगा। तो ये अगर हमारा लाइन है, इफ दिस इज द लाइन, ये 0 2 है और ये 5 0 है, तो ये अगर हमारा लाइन है तो इसको बस एक बार कोई भी वैल्यू रख के देख लो। जैसे ये ओरिजिन इधर है ना, ओरिजिन रखने पे तो बड़ा नहीं आ रहा है, तो इधर वाला जो सारा पॉइंट है, जितना भी x y का पॉइंट है लाइन के इधर वाला, वो तुम्हारा 2x + 5y < 10 वाले होंगे। और इस तरफ वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे लाइंस के उस पर वाले, वो क्या होंगे, 2x + 5y < 10 वाले होंगे। तो ये आइडेंटिफाई करने वाला है। इसका यूज कैसे आता है, कभी कोई एरिया तुमको बनाना है तो ऐसे 3 लाइन बता देगा और तीनों के आगे पीछे मतलब पॉजिटिव नेगेटिव करके, या फिर कई बार तुम्हें रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा ये वाला रीजन। तब आपको, जैसे मैंने रीजन के केस में ऐसे बोल दिया कि जैसे अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसे एक लाइन ऐसा है, एक लाइन ऐसा है ना, और एक ऐसा है, तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इसको ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करना है, ये लाइन हमारा जो है वो ax + by + c = 0 है, ये वाला लाइन जो है a1x + b1y + c1 = 0 है। तो इस रीजन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसको करने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, ये इससे लेस देन, मतलब इसको तुम्हें ऐसा रखना पड़ेगा कि ax + by + c < 0 वो जोन लेना पड़ेगा। फिर तुम्हारा इस लाइन से नीचे टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये भी वैसे ही होगा, ax और + हाँ और x + y और x y > 0 भी लेना पड़ेगा। हाँ, ये दोनों भी लेना पड़ेगा, और एक लेना पड़ेगा कि x < 0 और y < 0। तो ये 4 हम ऐसे लेंगे तब जाके ये रीजन हमारा डिफाइन होगा। तो कभी इस तरह का कुछ भी यूज आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका, ठीक है, अच्छा चलो मैं ना इसको यहाँ पे रोकता हूँ क्योंकि अब हमारे पास बचा तो 8 ही ना। तो इसमें इसमें एक बार क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस भी आइडेंटिफाई करके कर लिया जाए पहले यहाँ तक, फर्स्ट ऑर्डर तक में, ठीक है, और फिर एक क्लास और में इसको फाइनल कवर किया जाएगा। क्या बोलते हो?